गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार क्लास में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहने वाला है। इसके पहले हमने सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट के द्वारा सभी प्रश्नों को कवर किया है। उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सभी साथियों को इस वीडियो के नीचे सभी हमारी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है सभी क्लास को एक बार देख लेना। पूरे 40 नंबर की जिम्मेदारी दोस्तों आप ले लेते हैं जीके और जीएस में। इस बार जो वर्दी आपकी है 100 में 100% यहीं से पक्की होने वाली है। उम्मीद है कि आप लोग जो है वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए दोस्तों ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या, यानी एसएलआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 स्टेट यूटिलिटी लिक्विडिटी रेशियो जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 3 विल बी राइट आंसर। साथियों आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों को बता दें हमारे इस चैनल के माध्यम से जो है आपको कम समय में अधिक जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आज देखते हैं फिर हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लंबी कूद में टेक ऑफ गड्ढे से 1 मीटर दूर खाली स्थान सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है 24, 15, 12, 20 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जो है इसकी हम साइड फोटो दिखा देंगे कि कहाँ से कहाँ तक जो है बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं साथियों हम अगला प्रश्न। दोस्तों आपको जो है हम उन्हीं प्रश्नों के एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे जिनसे जो है प्रश्न आने की संभावना आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है। और फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला है भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? क्रिकेट, स्क्वैश, मुक्केबाजी, तीरंदाजी। देखिए इसका सही जवाब है स्क्वैश हो जाएगा। ठीक है, ये जो है भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि जो है स्क्वैश खेलती हैं। ऑप्शन नंबर जो है 2 सही जवाब हो जाएगा। आपको जो है स्क्वैश की भी साइड फोटो दिख रही है कि स्क्वैश जो है क्या होता है, इसको जो किस तरह खेला जाता है। आपको जो साइड फोटो इसकी भी दिखाई हो गई। दोस्तों आपको जो है हम लगभग कोशिश करेंगे कि आपको जो सभी का जो है चित्र द्वारा पढ़ाएं ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में एक बार में ही बैठ जाए। आपको जो दोबारा किसी भी की क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बेस्ड हमारे रहने वाले हैं। आप लोग जो हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे? आप लोग क्लास को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आप लोग हमें और अधिक सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है ज्वाइन बटन दिख रही होगी, उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हमने अपने मात्र 29 रुपये का जो है ज्वाइन बटन रखा हुआ है। ठीक है, इससे कम दोस्तों जो है नहीं हो रहा था। 29 रुपये है या 19 आप लोग देख लीजिएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। फिर देखते हैं अगला। दोस्तों इस पर देखते हैं इसमें कि हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो जेनेट विधि एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो स्क्वैश खेलने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व तो किया है। ठीक है, स्क्वैश एक रैकेट खेल है जो 4 दीवारों वाले कोर्ट में 2 खिलाड़ी या 4 खिलाड़ियों द्वारा एक छोटी खोखली रबर की गेंद से खेला जाता है। स्क्वैश में खिलाड़ी बारी बारी से गेंद को सामने की दीवार पर मारते हैं जिसका उद्देश्य प्रतिद्वंदी के लिए गेंद को वापस करना मुश्किल बनाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी को या कोई अन्य एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, फिर आपका है भारत की सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना SECC 2011 ग्रामीण खाली स्थान अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। तो आइए बात करते हैं इसमें का जो है सही जवाब क्या है। 9 है, 5 है, 7, 4, 3। देखिए
सही जवाब जो है 7, यानी ऑप्शन नंबर जो है थर्ड 7 इसमें का बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। तो वही बात करें इसमें पॉइंट्स के बारे में, तो भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC 2011 परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। 1949 के बाद से जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है, यह कराई जाती है। फिर आपका है 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई हैं। जनगणना के जरिए घरों और परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं, जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं पर जानकारी इकट्ठा की जाती है। फिर देखिए क्या है, यह जानकारी योजनाकारों, शोध विद्वानों, प्रशासकों और दूसरे डेटा इस्तेमाल करने वाले के लिए एक अहम स्रोत है। 2011 की जनगणना से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें और जानकारियाँ तो है 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6 है, यानी करीब जो है 14 करोड़ है अनुसूचित जनजाति की। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी है। ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों। फिर आइए बात करते हैं कि हम लोग अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों। फिर अगला, ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खालिस्तान में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1921, 1931, 1925 या 1935। तो वही दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो है सही जवाब क्या है। तो देखिए सही जवाब को हो जाएगा सन 1931 में कार्य किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड इसमें का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं इसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहे हैं कराची अधिवेशन में सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सत्र 1931 में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को गांधी इरविन पैक्ट का समर्थन करने के लिए बुलाया गया था। वह पहली बार अहमदाबाद में नगर परिषद के रूप में 1917 में चुने गए थे। कौन? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है बात हो रही साथियों। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला आपका है, पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ है? किसको? पंडित भीमसेन जोशी। 2004, 2002, 2006, 2009। देखिए इनको जो है 2009 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ इसमें का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं फिर अगले प्रश्न पर, देखते हैं इसमें पॉइंट्स क्या हैं नहीं है। फिर हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब क्या है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड सही जवाब है। दोस्तों को जो इनकी भी साइड में जो है फोटो आपको दिख रही होगी राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, और ये क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन डॉक्टर आपके? राजेंद्र प्रसाद। आइए बात करते हैं हम दोस्तों इसमें कुछ और पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, देखिए कह रहे हैं भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध वकील और कांग्रेस नेता थे। उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं संविधान से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें। संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है इसका गठन हुआ था। फिर आपको देखिए संविधान सभा की पहली आधिकारिक बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा भारतीय संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष बने थे। फिर देखिए क्या है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, 1950 से 1962 तक, लगभग 12 साल। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति हैं। फिर देखिए क्या है आपका, तो दोस्तों आपका जो है अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? ईद उल फितर, नवरात्रि, दिवाली, कुंभ मेला। दोस्तों बता दें सही जवाब है आपको कुंभ मेला हो जाएगा। आइए इसमें बात करते हैं दोस्तों हम कुंभ मेले के बारे में। ठीक है, तो कुंभ मेला को अंग्रेजी में भी कुंभ मेला ही कहते हैं। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का एक बड़ा शांतिपूर्ण समागम है। इसमें देखिए क्या है, इसमें लोग पवित्र नदी में स्नान करते हुए या डुबकी लगाते हैं और भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति जो है पापों से मुक्ति हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कुंभ मेले से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें, तो वही बात करते हैं क्या खास बातें हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर आयोजित होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। उसमें कुंभ मेला नहीं, ये एक महाकुंभ मेला है। ठीक, जो हर 12 साल में होता है, और जो कुंभ आपका है वो हर 6 साल में होता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार, प्रयाग और में आयोजित होता है। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। साल 2025 में जो है महाकुंभ का आयोजन होगा, जो हमारे प्रयागराज में होगा, जिसको नाम इलाहाबाद भी है। मठवासी समूहों का मानना है कि कुंभ मेले की शुरुआत 8वीं शताब्दी हिंदू दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने की थी। इलाहाबाद में कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने 644 ईसा पूर्व के आसपास की थी। ठीक है, फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न ये है, खालिस्तान राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसका मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो आज दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो है सही जवाब क्या है। क्वेश्चन आपको दोस्तों बहुत ही बड़ा सा है, आप लोग इनको अगर क्वेश्चन को ना पढ़ के भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपको जो है SSC के 2024 में PYQ के क्वेश्चन जितने भी चल रहे हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि आपको बता दें कि SSC के किसी भी एग्जाम को जो है क्वालिफाई करने के लिए PYQ एक रामबाण की तरह काम करता है। फिर है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस, गाडगिल, हेरोल्ड डोमर मॉडल या पूंजीवादी? सही जवाब जो ऑप्शन नंबर 3 है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। आइए बात करते हैं इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष
गुलजारी लाल नंदा थे। दोस्तों क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी पूछा जा सकता है। फिर आइए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? 1930, 1935, 1945 या 1926? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें का सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें की पॉइंट्स हैं। पहले राष्ट्रमंडल खेल 16 से 23 अगस्त 1930 को कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। इन खेलों में 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों से बारे में जुड़ी कुछ और ख़ास बातें। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कॉमनवेल्थ फेडरेशन करता है। ठीक है, इन खेलों का आयोजन हर 4 साल में होता है, सिवाय 1942 और 1946 सालों के। ठीक है, 1942 1946 में जो है इसका आयोजन नहीं हो पाया था। 1930 से 1950 के बीच इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रमंडल खेलों में विकलांग खिलाड़ियों को भी उनकी राष्ट्रीय टीम का हिस्सा माना जाता है। भारत ने 4 संस्करण को छोड़कर बाकी सभी में हिस्सा लिया था। भारत ने 2010 में एक बार इन खेलों की मेजबानी की थी। दोस्तों भारत जो है लगभग अभी तक एक बार इसकी मेजबानी की है 2010 में। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो फिर आपका अगला है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ या प्रथम? तो इसका जो सही जवाब है तृतीय होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3rd 5 years प्लांट्स। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों इसमें भी कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं। तो कह रहे हैं भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का मकसद भारत को आत्मनिर्भर और इसमें 5वां दे रखा है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा। उसमें 5वां है कि तीसरे है। ठीक है, स्व उत्पादक और अर्थव्यवस्था बनाना है। इस योजना ने कृषि और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया था। इस योजना के बारे में कुछ और ख़ास बातें। इस योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर जोर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए पॉइंट्स को, आप लिए पक्का इम्पोर्टेंट है ये। फिर दोस्तों अगला, तो देखिए अगला पॉइंट आपका है, या अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट का वक्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका जो होता है पीठासीन अधिकारी वो उपराष्ट्रपति है, काउंसिल ऑफ स्टेट का। ऑप्शन नंबर 3rd उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट विल बी राइट आंसर। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, खालिस्तान इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष चुना गया है। TCS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल। तो इनको जो है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 2nd जो है सही जवाब हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक खालिस्तान के अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी थे। इस्लाम, बौद्ध, सिख, जैन। तो ये जो है बौद्ध यानी बुद्ध धर्म के थे। ऑप्शन नंबर जो है 2nd बुद्ध धर्म बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अशोक। फिर आइए दोस्तों बात करते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, दमन और दीव। तो देखिए सही जवाब क्या है,
तो दोस्तों सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर है सेकेंड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको जो है एसएससी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, यानी जिनके रीढ़ की हड्डी होती है सबका, ये हो गया क्या, जनगणना हो गया, ठीक है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना हो गई, और आपको जो कुछ पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो है हर समय पूछे जाते हैं, आप जो उनको कमेंट करेंगे तो आपको जो उनकी एक क्लास जो है अलग से कर देंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आप लोग को, अगर जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों फिर बात करते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला। तो आपका अगला है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, ठीक है। दोस्तों बात करेंगे कौन सा कथन आपका जो है सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती हैं, यही जो आपका सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर आइए बात करते हैं क्या हम साथियों अगले प्रश्न पर, फिर देखते हैं हम अगला। तो अगला आपका है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनुवारण किया है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है इसको किया था, ऑप्शन नंबर जो है 1 सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला है, 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था, ये बताते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान जो सो इस पर रोक लगाया है ट्रैक्टर स्टंट पर, ऑप्शन नंबर जो है 3 सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है, भगवंत मान जो है दोस्तों पंजाब के सीएम हैं। फिर आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय, ओडिसी, कथक। तो देखिए जो है मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है, ऑप्शन नंबर 5 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों को जो है साइड में हम मोहिनीअट्टम की फ़ोटो दिखा देंगे, ये आपको फ़ोटो जो है दिख रही होगी। तो दोस्तों हमने क्या है, आज सभी महत्वपूर्ण 20 प्रश्न और उनके एक्स्ट्रा पॉइंट को कवर कर लिया है। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास है पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग हमें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप लोग हमें और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए ज्वाइन बटन पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो है मात्र पर महीने आपके लिए जो है 29 रुपये का हमने चार्ज रखा है ज्वाइन बटन की, ठीक है दोस्तों। कितने का? ओनली 29 रुपये। तो लोग दोस्तों में ज़रूरी नहीं है, आपको इच्छा हो तो आप लोग जो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए साथियों आपसे मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।